नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, साथ ही बाजार पर हमारे एक्सपर्ट एक एनालिसिस करते हैं, एक आकलन रखते हैं और ये मार्केट के जो दिग्गज एक्सपर्ट्स होते हैं वो आप दर्शकों के सवालों पर भरोसेमंद सलाह भी देते हैं। वैसे आज के शो में क्या है खास, जरा फटाफट से नजर घुमा लेते हैं। जी हाँ, आज का बाजार और उसके आधार पर कल की हम रणनीति, ठोस रणनीति आपकी बनवाएंगे। कैसे रहे बजाज फिनसर्व के नतीजे ये भी बताएंगे और बाजार में कमाई का जो वीआईपी सेगमेंट होगा उसमें कमाई के मौके कहां बनेंगे वो भी आपको बताएंगे। और आज के शो में हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ होंगी आस्था जैन और इसके साथ ही किरण जानी। लेकिन आपको आसान तरीका है सवाल भेजने का, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने था और एक्सपर्ट जो होंगे आस्था जैन और किरण जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसके जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाइए। आप अपने सवाल भेजते वक्त ये ध्यान रखिए कि अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो भी तरीका आसान है। ट्विटर हैंडल पर जाइए, हमारे ईटी नाउ स्वदेश फेसबुक पेज पर जाइए और #KKT यानी कल की तैयारी स्पेस अपना सवाल हम तक पहुंचाइए और आपके सवालों को हम अपने शो में शामिल करेंगे। और चलिए सबसे पहले जरा बाजार पर नजर घुमा लेते हैं। बाजार में दिन भर आज भारी उतार चढ़ाव भरा आलम रहा, लेकिन अंत में निफ्टी अपने निचले स्तर से करीब 240 अंक सुधरकर 17,649 के लेवल पर बंद हुआ। इस तेजी की जो अगुवाई थी वो अडानी एंटरप्राइजेज और बजाज फाइनेंस ने की। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में भी तेजी दिखी, लेकिन निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने निराश किया। मिड कैप इंडेक्स लगातार चौथे कारोबारी दिन और स्मॉल कैप लगातार 7वें दिन गिरावट पर बंद हुए। और चलिए अब अपने खास एक्सपर्ट्स का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आस्था जैन और किरण जानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आस्था जी बताएं, मार्केट पर आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन था, किस तरह का नजरिया आपका बन रहा है? जी बिल्कुल, गुड इवनिंग। देखिए, मार्केट जिस तरह से भारी उठा-पटक को यहाँ पे अभी झेल रहा है, तो नज़रिया अभी कॉशियस बना हुआ है। बजट तो बिल्कुल सामने ही है मेरे हिसाब से, तो तब तक तो रुकना ही चाहिए मार्केट में। हम यही यहाँ पे अभी सलाह दे रहे हैं कि वेट करें और यहाँ पे देखें किस तरह से बजट निकल के आता है, क्योंकि माइक्रो फंडामेंटल्स तो इतने सॉलिड नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करूँ, तो वहाँ पे भी ये पूरा हफ्ता काफ़ी एक इम्पोर्टेंट हफ्ता होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी गतिविधियाँ यहाँ होने वाली हैं। तो थोड़ा-सा कॉशियसली ट्रेड करने की सलाह है और मेरे हिसाब से अगर ये हफ्ता ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर है, और करें तो भी बिल्कुल कॉशियस होके करें, क्योंकि काफ़ी बड़े इवेंट माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे पैन आउट होने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो सतर्कता और थोड़ा चौकन्नापन मार्केट में ज़रूरी है। और किरण जी आप क्या कहेंगे मार्केट को देखते हुए? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट का सेटअप था लास्ट फ्राइडे या तो लास्ट वीक में, जिस तरह से ये हमने करेक्शंस देखा था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स था वो एक गैप डाउन के साथ तोड़ा गया था। और साथ ही साथ अगर आप इंट्राडे या तो डेली चार्ट देखोगे तो मार्केट एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड कि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, साथ ही साथ नीचे के लेवल से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है एज बीन वो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में। साथ ही साथ आप देखोगे तो नेक्स्ट कल हम फेड की पॉलिसी के बारे में चर्चा सुनेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ भी बजट है। तो कहीं ना कहीं एक हाई वोलेटाइल सेशन एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में भी, और काफी टाइम से हमारा अभी जो लोअर लेवल पे था। तो ये सब चीजें डेफिनेटली हमें जो इशारा कर रही है वो एक हाई वोलेटाइल सेशन का ही कर रही है। साथ ही साथ ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह से सस्टेन है, एक कॉशियसनेस अभी भी हम साउंड कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट के अंदर। अब लेवल्स वाइज अगर हम बात करें तो निफ्टी के अंदर वैसे ओवरऑल मीडियम टर्म देखा जाए तो 18,000 का लेवल है। जब तक 18,000 के ऊपर नहीं जाएंगे हम मीडियम टर्म हमारा जो व्यू है वो सेल ऑन राइज ही रहेगा। अब पर्टिकुलरली इंट्राडे की बात करें या इस बजट की बात करें तो उसमें हमें देखना रहेगा 17,700 17,800 का लेवल। जब तक इस लेवल के नीचे है हमारा व्यू यहाँ पे भी सेल ऑन राइज का रहेगा। तो ओवरऑल 17,800 के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के अगर कोई भी लेवल हमें मिलता है ऊपर 17,750 800, तो उस बीच में हम शॉर्ट सेल की सलाह देंगे। नीचे अभी भी देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज जो है 17,200 वहां तक टच कर सकते हैं।
सिमिलर वे बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में 40,700 से 41,000 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है तो देयर आर चांसेस के ऊपर में 100 डेज मूविंग एवरेज जो 41,600 की है वहां तक मार्केट स्केल कर सकता है। अदरवाइज ओवरऑल सेटअप जो है वो वीक है। तो बैंक निफ्टी में करंट मार्केट प्राइस है तो नहीं, लेकिन यहाँ पे भी अगर कोई ऊपर में एक आपको स्पार्क मिलता है 40,900 टू 41,000 तो वहां पे हम शॉर्ट सेल की सलाह देंगे। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 41,600 के ऊपर करना है और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसकी जो 200 डेज मूविंग एवरेज है 38,700 वहां तक के टारगेट आने वाले समय में हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल अभी भी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर दोनों इंडेक्सेस के ऊपर सेल ऑन राइज की ही सलाह मेंटेन करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको सेल ऑन राइज की सलाह मिलती हुई किरण जी की ओर से, और बाकी लेवल्स कहाँ कहाँ नज़र रखनी है वो भी आपको जानकारी दी गई। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि ये शो आप दर्शकों का है, बहुत बड़ा हिस्सा आपके सवालों का होता है इसमें, तो आप अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहिए। और पहला जो सवाल है हम तक पहुँचा है आरिफ हकीमन ने, गाज़ियाबाद से हैं और रेगुलर दर्शक हैं हमारे, और इनका आज का सवाल है एनटीपीसी के इन्होंने 290 शेयर ले रखे हैं 70 रुपए 50 पैसे के भाव पे। लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं, और पहले तो आरिफ बधाई क्योंकि अच्छे लेवल्स पे आपने खरीदा है। फिर भी आस्था जी आगे क्या इनके लिए सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से नतीजे आए थे, एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स एनटीपीसी ने यहाँ पे पेश किए हैं, तो उसका भी एक फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर अच्छे नतीजे हैं तो मार्केट्स वहाँ पे रिवॉर्ड करते हुए भी हमने देखा है, नज़र आ रहे हैं। तो वो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है और मैं इसी वजह से पॉज़िटिव हूँ स्टॉक पे। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा जो इन्होंने रिन्यूएबल कैपेसिटी एडिशन किया है, वो भी यहाँ पे एक देखने लायक होगा कि आगे जाते हुए वो किस तरह से पैन आउट होता है। बट ऑल इन ऑल काफ़ी बढ़िया लगता है ये स्टॉक, और मैं अभी भी इसमें पॉज़िटिव हूँ और इसीलिए मैं अभी बने रहने की सलाह देती हूँ। मेरे हिसाब से 200 से लेके 220 तक के लेवल्स ये काउंटर हमें आने वाले दिनों में दिखा सकता है, तो बिल्कुल बने रहना है इस काउंटर में। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह, बहुत अच्छे लेवल्स आगे अचीव हो सकते हैं। अगले जो हमारे दर्शक हैं उनका नाम है विकास, और शिमला से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। टेक्स मैको के 500 शेयर इनके पास हैं 53 रुपए के भाव पर। भविष्य के लिए नजरिया चाहते हैं, बने रहना चाहिए या अभी यहाँ से निकलना बेहतर होगा? किरण जी क्या कहेंगे आप? टेक्स में को रेल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल काउंटर जिस जंक्चर के ऊपर ट्रेड कर रहा है 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसके डेली चार्ट के ऊपर 54 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था, जिसको क्रॉस करने के बाद काउंटर ऊपर 64 तक गया था, तो वापस उसी लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और जैसे हमने बात किया कि 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है, और साथ ही साथ आप आरएसआई देखोगे, उसका मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि अपने सपोर्ट के पास और बिकॉज ऑफ द ओवरसोल्डनेस यहाँ से बाउंस कर सकता है। और जनरली हमने देखा है कि बजट के आसपास जो रेल के काउंटर्स है उसमें एक बजट पिक के हिसाब से भी काफी सारा अट्रैक्शन देखा है। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि उनको होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस है वो 50 रुपीज के नीचे आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इनिशियल लेवल पे हम 64 तक के टारगेट टेक्स मैको रेल में देख रहे हैं, तो हमारे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह। बढ़ते हैं अगले दर्शक के सवाल पर। संजय मजूमदार नाम है इनका, और इनका सवाल है IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के। इनके पास 50 शेयर हैं और भाव है 421 रुपए से थोड़ा ज़्यादा। अब तक जो है वो लॉस जो है उनका नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। क्या करें, बने रहें या फिर निकल जाएं? आस्था जी क्या कहेंगी? जी, मेरे हिसाब से तो अभी बहुत बड़ा इनको यहाँ पे लॉस हो रहा है। 421 की खरीद है, 317 के आसपास है। अगर मैं इस काउंटर पर्टिकुलर की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आईओएल केमिकल में आइबुप्रोफेन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था, और बीच में हमने देखा भी था कि थोड़ा-सा चाइना को लेकर, कोविड को लेके चिंताएँ ज़ाहिर हुई थी, तो उसकी वजह से एक बूस्ट-अप हमने इसकी प्राइसेज़ में देखा था। बट अभी वापस से यहाँ पे मामला सलटता हुआ नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ रॉ मटेरियल कॉस्ट एक की मॉनिटरेबल होगा। तो मैं एटलीस्ट अभी थोड़े समय तक तो अभी होल्ड करने की सलाह दूँगी, नतीजों पे ध्यान रखें। जहाँ तक मुझे ध्यान आता है नतीजे अभी तक इसके आए नहीं हैं, जो मैं क्वार्टर 3 ऑफ FY 23 की बात कर रही हूँ, तो तब तक मैं वेट करने की सलाह दूँगी। अभी लॉस बुक करके ना निकलें। एक बार नतीजे आते हैं तो पोज़ीशन को वापस से रिव्यू करने के लिए इटिना स्वदेश में चाहे तो कॉल करके सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास सलाह मिलती हुई नतीजों का वेट करने की बात आस्था जी कह रही हैं। बढ़ते हैं आगे। रोहित रॉय हैं दिल्ली से, और इनका सवाल है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के। इनके पास 30 शेयर हैं 2660 के भाव पर। आगे के लिए नजरिया चाहते हैं। किरण जी किस तरह की सलाह इनको होगी?
सो ओवरऑल पिडलाइट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडर स्टॉक रहा है, लेकिन रिसेंटली हमने देखा था अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और जो उसके रिजल्ट आए थे वो अप टू द मार्क नहीं थे, जिसकी वजह से हम कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। रिसेंटली जो एक रैली आई थी 1900 से लेके एक कांस्टेंट रैली हमने 2900 तक देखी, अगर उसके ऊपर भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हैं तो 61.8% जो रिट्रेसमेंट है वो कहीं ना कहीं 2200 के आसपास है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी बन रही है, तो 2200 का एक स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। अगर 2200 का लेवल नहीं टूटता है तो चांसेस है कि हम वापस यहाँ पे 2500 से 2600 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो फॉर टाइम बीइंग उनको 2200 का स्टॉप लॉस और ऊपर 2500 का टारगेट के हिसाब से पिडलाइट इंडस्ट्री होल्ड करना चाहिए। पिडलाइट इंडस्ट्रीज को होल्ड करने की सलाह आपको यहाँ मिलती हुई, लेवल्स भी आपके सामने हमारे एक्सपर्ट ने रखे। फूल सिंह हैं उत्तर प्रदेश से और इनका सवाल है कि गुजरात पीपावाव पोर्ट के इन्होंने 600 शेयर लिए हुए हैं और 103 के भाव पे लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। आस्था जी क्या कहेंगे? देखिए, गुजरात पीपावाव पोर्ट की बात करें, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का आउटलुक तो अभी ठीक है, क्योंकि जितनी भी ये काउंटर्स हैं, जहां तक भी मैं ये देख रही हूँ, तो काफी बढ़िया यहाँ पे मैं नतीजे आने की उम्मीद कर रही हूँ, स्पेशली जो शिपिंग और पोर्ट से रिलेटेड स्टॉक्स हैं उसकी अगर मैं बात करूँ। और दूसरा ये है कि जिस तरह से अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की भी बात करूँ, तो ग्लोबल कंटेनर मार्केट्स यहाँ पे थोड़ा सा तेजी की तरफ ही संकेत कर रहा है, तो वो इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो ऑल इन ऑल मेरे हिसाब से अभी तो यहाँ पे वेट करना चाहिए गुजरात पीपावाव पोर्ट में और होल्ड करें, क्योंकि जो मैक्रो टेलविंड्स हैं वो शायद यहाँ पे एक बढ़िया सपोर्ट कर सकते हैं प्राइसेस को, और यहाँ से हमें फर्दर मोमेंटम जो है वो गेन होता हुआ नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, तो खास सलाह आपको मिलती हुई बढ़ते हैं आगे। मगन भाई हैं गुजरात से, इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। धन लक्ष्मी के 1453 शेयर इनके पास हैं, 20 रुपए 30 पैसे के भाव पे। होल्ड करें या फिर सेल करें किरण जी? धनलक्ष्मी बैंक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक ब्रेकआउट लेवल हमें देखने को मिला था 17 रुपीज के आसपास, वहां से स्टॉक ऊपर में 26-27 तक गया, वहां से वापस इसमें एक करेक्शन हमने देखा है। अब रिसेंटली टाइम में अगर हम देखें तो आज की कैंडल या तो आगे के इंटरडे चार्ट देखें तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको 16 रुपए 80 पैसे का रखना है। 16 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए और ऊपर में जैसे ही आपको 20-22 रुपए का उछाल मिलता है मेरे हिसाब से एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। तो 1680 रुपए से होल्ड, लेकिन ऊपर में जैसे ही आपको 21 रुपए के आसपास मिले एग्जिट कर लीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास सलाह मिलती हुई अगले जो हमारे दर्शक हैं उनकी ओर बढ़ते हैं। दीप नारायण हैं यूपी से और डिक्सॉन टेक के इनके पास 37 शेयर हैं, 3390 के भाव पर। आगे के लिए नजरिया चाहते हैं आस्था जी। देखिए, डिक्सॉन टेक की बात करें तो बिल्कुल अभी तो नजरिया यहाँ पे लंबा ही रखना पड़ेगा, अगर रिस्क लेके रुक सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं थे जो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुए हैं, और उसकी वजह से हमने देखा है कि स्टॉक प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये गिरावट जो है ये आगे थोड़ी और जारी रह सकती है, तो कम से कम 3 से 6 महीने का नजरिया अगर इनका है तो इसको होल्ड करें, नहीं तो पार्शियली लॉस बुक करके भी एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा प्रेशर हमने यहाँ पे देखा है नतीजों में, और मुझे लगता है कि आने वाले जो 3 महीने हैं वो थोड़े से टफ रह सकते हैं इस कंपनी के लिए। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड करें, नहीं ले सकते तो पार्शियली लॉस बुक करके एग्जिट कर जाएँ। अब ये जो लॉस बुक करके एग्जिट करेंगे उसकी जगह चाहें तो मैं एक दूसरे ही सेक्टर की कंपनी रेकमेंड करूँगी, डॉक्टर रेड्डीज, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। एक डिस्क्लेमर, हो सकता है ये स्टॉक हमारी पीएमएस में हो, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। तो जो भी नुकसान डिक्सॉन टेक्नोलॉजी से निकलने का होगा, मुझे लगता है कि कुछ नुकसान की भरपाई डॉक्टर रेड्डी करता हुआ नज़र आएगा आने वाले कुछ समय में बढ़िया नतीजों के चलते। तो मैं पार्शियली एग्जिट करने की सलाह दूँगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज से और खरीदने की सलाह दूँगी डॉक्टर रेड्डीज को। तो यहाँ पर आपको बहुत ही एक्सपर्ट राय मिलती हुई और बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। विजय कुमार इनका नाम है, अहमदाबाद गुजरात से हम तक अपना सवाल पहुंचाया है। जेके टायर के 50 शेयर इनके पास हैं, 176 रुपए 18 पैसे के भाव पे। लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। बताएं किरण जी क्या होगी इनको सलाह? अगर टायर स्टॉक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल ऑफ लेटली हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस दिखा था। अब उस बाउंस के अंदर हम देख रहे हैं कि एक प्राइस करेक्शन स्टार्ट हुआ है। ओवरऑल जेके टायर की अगर हम बात करें तो एक अच्छा सपोर्ट हमें 160-150 के लेवल के आसपास मिल रहा है। लास्ट टाइम भी स्टॉक जो था वो 150 के आसपास कंसोलिडेट होके ऊपर में 212 तक का एक हमने उछाल दिखा था।
सो ओवरऑल मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की भी यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जैसे ये स्टॉक अगर आपको 155 153 के बीच में मिलता है तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 145 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 150 के आसपास इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। सो अच्छा स्टॉक है, मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स की भी यहाँ पे सलाह रहेगी 145 का स्टॉप लॉस और ऊपर में वापस ये स्टॉक अगर आप 6 से 8 महीना होल्ड करते हो, जैसे आप लंबी अवधि के लिए आप चाह रहे हो, तो इसको आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो और ऊपर में 200 तक के टारगेट भी आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए 145 के स्टॉप लॉस से। तो 145 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ होल्ड करने की सलाह आपको। बढ़ते हैं अगले दर्शक के सवाल की तरफ। सैयद हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से। जोमेटो के 300 शेयर इनके पास हैं, 60 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। 2 से 3 महीने के लिए होल्ड किया जा सकता है, ये पूछ रहे हैं। आस्था जी, क्या होगी इनको सलाह? बिल्कुल, अभी तो रुकना ही बेटर रहेगा। देखिए, ज़ोमैटो की बात करें तो थोड़ा-सा समय लगेगा इस काउंटर को, लेकिन जो इसके दूसरे सेगमेंट्स हैं, जैसे कि हाइपर प्योर हुआ या फिर ब्लिंकिट हुआ, वहाँ से एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो एक तरह से अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे। लंबे समय की मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, एक तो मार्केट्स खराब है, दूसरा अगर कंपनी के भी फंडामेंटल्स देखें तो मार्जिन्स को लेके अभी भी मेरे को लगता है एक कंसर्न है एबिटा मार्जिन्स को लेके। तो ये एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी के चलते उठा-पटक दिखा सकता है, बट 3 से 6 महीने की अगर समय सीमा है तो मैं बने रहने की सलाह दूँगी। लॉस बुक करके अभी ना एग्ज़िट करें, इतने समय के लिए रुकें और मेरे हिसाब से फिर ऊपरी स्तरों पर निकलने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको जो है वो बेहतर राय मिलती हुई। कन्हैया कुमार झा हैं कोलकाता से, अपना सवाल हम तक पहुँचाया है। कन्हैया जी का सवाल है कि IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के 35 शेयर इनके पास हैं और 295 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ है। होल्ड करें या फिर निकल जाएं, क्या होगी सलाह किरण जी? IRB इंफ्रा की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा अपमूव देखा था। स्टॉक का एक बड़े कंसोलिडेशन फेज में से ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर में कहीं ना कहीं 330 तक के आसपास के जो ऑल टाइम हाई है, तो लास्ट 2 साल के जो हाई थे उसके आसपास से स्टॉक में एक रेजिस्टेंस फेस हुआ और वापस नीचे के लेवल पे आया, जो उसका अर्लियर ब्रेकआउट था 270 265 का। सो अच्छे एक प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास रीटेस्टिंग कर रहा है और साथ ही साथ 100 डेज मूविंग एवरेज इसका भी सपोर्ट है। और साथ ही साथ आप देखोगे तो मोमेंटम इंडिकेटर में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायवर्जेंस दिख रहे हैं। तो एक रिस्की बेट रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। 250 का एक स्टिक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 250 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कीजिए। ऊपर में 300 320 तक के लेवल्स आपको दिखे तो एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको खास लेवल्स पर नज़र रखनी होगी। सौरभ सिन्हा है हमारे जो अगले दर्शक हैं, मुंबई से हैं। सौरभ का सवाल है कि आइडिया के 500 शेयर ले रखे हैं इन्होंने और ये भाव है 9 रुपए का। अभी क्या बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना बेहतर होगा? आस्था जी, क्या कहेंगे? देखिए, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तो नुकसान ही है, तो निकले ना, थोड़ा-सा यहाँ पे रुक जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से, क्योंकि आज भी हमने एक बढ़िया मोमेंटम इस स्टॉक में देखा था। लेकिन फंडामेंटल्स अभी इतने तो सॉलिड नहीं हुए, क्योंकि थोड़ा-सा डेट को लेके इश्यू है। 5G की वजह से जो ये कवरेज बढ़ाएँगे या फिर स्पेंडिंग करेंगे 5G को करने के लिए, उसमें भी मुझे लगता है कि खर्चा और बढ़ेगा, जो कि डेट के ऊपर वापस एक प्रेशर डाल सकता है। फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आज हमने एक थोड़ा-सा इसमें एक रिलीफ रैली देखी है, अच्छी रैली देखी है इनफैक्ट। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा रुक जाएँ, ऊपरी स्तरों पर निकलने का लेकिन प्रयास ज़रूर करें। तो मेरे हिसाब से ये ऊपर में एक बार 7.5 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे एक बार एग्ज़िट करें, अभी थोड़ा-सा वेट करें। ये मेरी सलाह रहेगी वोडाफोन की। तो खास सलाह यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह, लेकिन ऊपरी लेवल्स का थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। और चलिए, सवालों का जो सिलसिला है वो यहीं पर थामते हैं और कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। कल बाजार के लिए क्या अहम ट्रिगर हैं, हमारी सहयोगी वामाक्षी उसकी पूरी जानकारी दे रही हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी कल भारत के फिस्कल डेफिसिट डेटा पर। इसके अलावा चाइना की तरफ से हमारी नज़र होगी उनके मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI पर। कल काफ़ी सारे कंपनी अपने नंबर्स रिपोर्ट करेंगे और इसी के चलते हम देखेंगे कि निफ्टी कंपनीज़ में से खास करके सन फार्मा, कोल इंडिया, UPL और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ब्लू स्टार, TTK प्रेस्टीज, स्टार हेल्थ, इंडियन ऑयल, फिलिप कार्बन ब्लैक, गोदरेज कंज्यूमर
प्रोडक्ट्स और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जैसे भी दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स पेश करेंगे, जिसके बल पर ये सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। कॉर्पोरेट फ्रंट पर भी हम देखेंगे काफ़ी एक्शन हो रहा है। कल अडानी एंटरप्राइजेस का FPO बंद होने वाला है सब्सक्रिप्शन के लिए। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस भी फोकस में रहेगा, बोर्ड की बैठक होने वाली है और वोडाफोन आइडिया की बोर्ड की बैठक होने वाली है प्रेफरेंशियल इशू OCDs ATC को, और EGM भी करने वाले हैं शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कल होने वाला है, पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है 2023 के लिए, वो कल से शुरू हो रहा है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये थे कल के ट्रिगर्स जहां पर आपको नजर रखनी है। और अब चलिए आपका फेवरेट सेगमेंट VIP शेयर्स। तो आस्था जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं कि आज आपकी क्या सलाह रहेगी। देखिए, मार्केट्स खराब हो रहे हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करते हुए जो कॉल दे रही हूँ वो मारुति पे है। बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ जा सकते हैं। मुझे लगता है ये काउंटर वेल पॉइज्ड है, बढ़िया नतीजे भी आए थे और टेक्निकली भी ये ठीक लग रहा है। सो मारुति खरीदा जा सकता है, लेकिन 9250 का जो ये टारगेट है ये थोड़ा सा पोजिशनल कॉल के तौर पे रखें, क्योंकि मार्केट्स वॉलेटाइल है। तो 1 या 2 दिन के लिहाज से ना मानते हुए बल्कि 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस के हिसाब से इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन है 9250 के टारगेट्स के। किरण जी, आपकी क्या चॉइसेस हैं? सो हमारी तरफ से 2 कॉल्स रहेंगे। जैसे हमने बताया कि मार्केट ओवरऑल एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से निकल रहा है, तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज्यादा है। सो हम ऐसे स्टॉक देख रहे हैं जहाँ पे हम अच्छे एक ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है इन्फोसिस। ओवरऑल अगर हम IT सेक्टर की बात करें तो बीटन डाउन सेक्टर है। इन्फोसिस में आफ्टर रिजल्ट एक अच्छा खासा पुलबैक आया था ऊपर की तरफ। हमने देखा कि नीचे में स्टॉक जो 1450 के आसपास ट्रेड करा था वो ऊपर में 1570 तक गया था। अब वहां से वापस रिट्रेसमेंट होकर अपने 200 डेज मूविंग एवरेज 1520 के आसपास सपोर्ट लेके 1538 के आसपास क्लोजिंग है। सो इन्फोसिस हम 1538 के आसपास लॉन्ग करेंगे। 1560 का हमारा जो है टारगेट रहेगा। 1590 एज हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो बेट है वो भी हमारी एक सेफ बेट रहेगी, ब्रिटानिया। जनरली हमने देखा कि मार्केट में जब अनसर्टेन क्रैश है तो इस तरह की वॉलेटिलिटी होती है तो डिफेंसिव स्टॉक काफी अच्छा करते हैं। तो ब्रिटानिया हमारा थोड़ा पोजिशनल काइंड ऑफ कॉल है। 1-2 दिन आप इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। ब्रिटानिया अभी 4400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4530 का हमारा टारगेट है। 4320 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो ब्रिटानिया एंड इन्फोसिस बोथ आर आवर प्रेफर्ड पिक्स। बिल्कुल, तो ये जो है VIP पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से। और इसी के साथ चलिए अब शो को में विदा लेने की बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आस्था जी, किरण जी, आप दोनों का। दर्शकों के सवालों पर आपने भरोसेमंद सलाह दी और VIP पिक्स के जरिए कमाई के मौके कहाँ बनेंगे वो भी पता है। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।